उनकी आर्थिक उपलब्धियां जो हैं उसकी बात उनके विरोधी भी करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी नीतियों को सराहा जाता है, लेकिन उनकी राजनीति को हम दीपक जी से समझेंगे क्योंकि सेंट्रल हॉल में जब वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए वो बन रहे थे तब सबसे करीब कोई मौजूद था तो आप थे। लेकिन उससे पहले जरा मैं विनोद जी से एक बात समझना चाहूंगी। विनोद जी, एक ऐसा शख्स जिसने 50 साल कॉन्ट्रीब्यूट किया है किसी ना किसी तौर पर, कभी योजना आयोग में सलाहकार बन के, वित्त मंत्री बन के, फिर प्रधानमंत्री बन के, आरबीआई में, तो यूजीसी में, तो एक ऐसी शख्सियत अपने आप में, और कोई बहुत बड़ी लेगेसी से नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसे परिवार से नहीं आ रहे हैं कि भाई इनके पिताजी ये थे, दादाजी ये थे, कोई बहुत बड़ी लेगेसी लेके नहीं, बहुत साधारण परिवार से आ रहे हैं सही मायनों में। तो ये अपने आप में अगर हम कहें कि मिडिल क्लास को किसी हीरो को वर्शिप करना है तो ये शख्सियत अपने आप में उसका जीवंत उदाहरण है। सवाल, और मैं पहले जो आपने विजय जी सवाल किया था उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। आपने कहा ना मनमोहन सिंह नहीं होते तो क्या होता। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, चूंकि नरसिम्हा राव उनको लाए थे, अगर उस दौर में नहीं आते तो शायद भारत की स्थिति वो हो सकती थी जो रूस की हुई, क्योंकि जो सोवियत मॉडल था वो पूरी तरह से क्रैक हो रहा था उस समय, और उसके बाद रूस सोवियत संघ टूट गया, वो सारे पब्लिक सेक्टर्स, वहाँ की इकॉनमी पूरी ध्वस्त हो गई। भारत भी लगभग उसी रास्ते पे जा सकता था, क्योंकि उस वक्त की राजनीति जो थी वो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सोच के खिलाफ थी। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग नेहरूवियन मॉडल के समर्थक थे और अपोजिशन तो पूरा उनके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला ही रहा था। पूरा जो आज सत्ता में है वो लेफ्ट राइट सोशलिस्ट सब मिलकर के मनमोहन सिंह की नीतियों, आर्थिक नीतियों के खिलाफ, नरसिम्हा राव की नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक थे। तो यानी पूरी राजनीतिक परिदृश्य उस समय पुराने डरे पे सोच रहा था। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, पर मनमोहन सिंह ने सोचा, नरसिम्हा राव उनको फ्री हैंड दिया। तो एक तो जवाब आपका कि अगर नहीं होते तो ये हो सकता था, होता कि नहीं होता अलग बात है, लेकिन एक आशंका थी। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से मनमोहन सिंह को जो उन्होंने कहा था अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतिहास उनको उदारता से याद करेगा, मूल्यांकन करेगा, उनका आकलन करेगा, तो अब वो समय आ गया। अब जैसे आपने कहा हीरो वर्शिप, जब न्यूक्लियर डील की थी मनमोहन सिंह ने और सक्सेसफुल हुए थे, तो याद कीजिए उस समय क्या नारा था, सिंह इज द किंग। फिल्म भी एक आई थी, सिंह इज किंग, कई अखबारों की हेडलाइन थी, टीवी चैनलों की हेडलाइन थी, कवर स्टोरी थी। और सिंह इज किंग का नारा इतना सफल हुआ कि जो कांग्रेस को 206 सीटें मिली 145 से, और यूपीए को जो पूरा बहुमत मिला, उसे बाहर से समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी, मिला जुला करके उसमें सिंह इज किंग का ही योगदान था। पूरा मिडिल क्लास उनके साथ गया। तो निश्चित रूप से आज हम जो बैठे हुए हैं, हम सारे लोग जो उस दौर में हमने देखा है, जो एलपीजी से पहले का दौर था मनमोहन सिंह, कि किस तरह एक एक चीज के लिए लाइन लगती थी, एक एक चीज की टेलीफोन लग्जरी होता था, अगर किसी पर नंबर आ जाए, हम लोग पत्रकार थे तो प्रायोरिटी से जाकर संचार मंत्री से ले आते थे जाकर के, रेलवे रिजर्वेशन के लिए मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें, गैस का कनेक्शन, स्कूटर की बुकिंग, मतलब दहेज में लोग स्कूटर देते थे तो ढूंढते थे किसी का नंबर आ गया क्या। तो वो सारी स्थितियां हम लोग देखे हुए हैं, वो पीढ़ी है। तो आज जो भारत में मध्यवर्ग, उच्च मध्य वर्ग, और मैं तो कहूंगा जो उसके नीचे का भी तबका है, सर्विस क्लास का है, उसके पास जो समृद्धि या जो भी आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है वो मनमोहन सिंह की नीतियां और आर्थिक उदारीकरण की, जिसको हर सरकार ने आगे बढ़ाया। नरसिम्हा राव के बाद अटल जी की सरकार ने आगे बढ़ाया, और अटल जी के बाद फिर मनमोहन सिंह खुद आए प्राइम मिनिस्टर, और अब मोदी जी की सरकार बढ़ा रही है। तो उससे देश आज जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है और 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से मनमोहन सिंह एक हीरो वर्शिप के हकदार हैं। बिल्कुल, हीरो वर्शिप के हकदार वो सही मायनों में है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई दीपक जी अर्थशास्त्री तो बहुत अच्छे थे, वो इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन भाई एक ऐसा शख्स जिसने इतने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर लिया हो, गांधी परिवार के साथ 10 साल अपने हिसाब से पॉलिसीज के साथ शांति से काम किया हो और खुद ही सीट पर डटे रहे, आने का मौका नहीं दिया किसी को, तो क्या वो शख्स पॉलिटिकली इतना नाइव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि मनमोहन सिंह को राजनीति नहीं आती थी, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि उनके अंदर राजनीति कूट कूट कर भरी थी, लेकिन वो ओछी और छोटी पॉलिटिक्स जो राजनीति के अंदर होती है, जो इसके खिलाफ, इसकी टांग खींच दो, इसको गिरा दो, इसको ये कर दो, वो मनमोहन सिंह की एक खासियत थी कि वो अपनी लकीर लंबी खींचना चाहते थे, वो अपनी लकीर लंबी खींचना चाहते थे, और वो बाकायदा वो करते रहे, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और एक ऐसे नेता के तरह मनमोहन सिंह रहे जिन्होंने इस सब का पालन किया और उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया।
डिसेंसी के, पॉलिटिक्स में डिसेंसी का अगर भारत के अंदर सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है तो मेरे हिसाब से वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। डिग्निटी एंड डिसेंसी उसका सबसे बड़ा उदाहरण। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मनमोहन सिंह को राजनीति नहीं आती थी, मैं उनका गलत आकलन करता हूं। इतने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर लेना, नई पॉलिसी में जब सब आपके विरोधी हैं, स्वदेशी जागरण मंच, लेफ्ट ले लीजिए, आप सोशलिस्ट ले लीजिए, आप कॉर्पोरेट्स ले लीजिए, वो कॉर्पोरेट जिनकी सरकार के अंदर तू बोलती थी, वो भी नहीं चाहते थे कि इस लिबरलाइजेशन को लाई जाए, लिबरलाइजेशन आए। लेकिन देखिए लेकर आए बल्कि सफलता से वो काम किया। 5 साल नरसिम्हा राव के साथ रहे और उसके बाद भी ना एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी चलते गए। साइलेंट पॉलिटिशियन थे नहीं वो, और वोकल इकोनॉमिस्ट थे मैं कहूं। जी, साइलेंट पॉलिटिशियन थे, लेकिन ऐसे पॉलिटिशियन थे जो सबके साथ काम करने की क्षमता रखते हैं। इस बीच